हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अपने एग्जाम्स में अब सिर्फ एक ही महीना बचा है, एक महीने से भी कम ही बचा है। तो आई होप आप लोग थोड़ा सा फोकस के साथ और ज़्यादा ध्यान दे के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। पहले भी कर रहे थे, अब थोड़ा सा और ज़्यादा अपने स्टडी आवर्स आपने बढ़ा दिए होंगे, माइंड भी और ज़्यादा थोड़ा सा इन डेप्थ अपने फोकस पे ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं, बट एक चीज़ को ध्यान में रखना कि यार दिस अटेम्प्ट इज माई लास्ट अटेम्प्ट, इसके बाद मुझे नहीं देना दोबारा से एग्जाम्स। इस मोटिवेशन के साथ इस चीज़ को ध्यान में रख करके अगर आप अपने एग्जाम्स दोगे तो आप जरूर 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 इसी अटेम्प्ट में सीए बन जाओगे। देखो, ये आखिरी महीना ऐसा है कि कहते हैं ना, आखिरी मौके पे चौका मार दो, ये वो वाला महीना है आपके लिए। डू और डाई सिचुएशन कह सकते हो। मतलब जो करना है इसी महीने में करना है, इसी महीने में करके हमें इस एग्जाम्स को मैं अटेम्प्ट में पास करना ही है, मुझे नवंबर पे नहीं जाना है। इस मोटिवेशन को ध्यान में रखना है, अपने एग्जाम्स को देना, एंड यू विल डेफिनेटली गेट पास विथ फ्लाइंग कलर्स। तो अभी के लिए मैं आप लोगों के साथ ऑडिट के रिवीजन को शुरू करती हूँ। मेरे पास एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि मैम सबसे पहले आप कारों को करवा दीजिए, कारों में इतने सारे क्लॉजेज हैं, हमें थोड़ा सा समझ में भी आ जाएगा, हमें याद करने में भी ईजी रहेगा। सबसे पहले मैं आप लोग के साथ अब कारों ही लेके आई हूँ। कारों का बहुत ज़्यादा बड़ा रिवीजन नहीं, छोटे से रिवीजन में ही अपना पूरा कारों इन डिटेल कवर हो जाएगा। लेट्स बिगिन। आपको ये जो नोट्स है, ये एनोटेड नोट्स हैं, ये टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब शुरुआत करते हैं अपने कारो 2020 की। सबसे पहले बात आती है अपनी एप्लीकेबिलिटी की। ठीक है, तो ये एप्लीकेबल किस पे? एवरी कंपनी पे, इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी। यानी एज पर कंपनीज एक्ट, जो फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन है, वो जो फॉरेन कंपनी उसमें कवर्ड होती हैं वो भी कारों में अपनी रिपोर्टिंग करती हैं। बट इसकी कुछ एग्जेम्पशंस हैं। However, the order specifically exempts the following classes of companies. अब कुछ क्लास ऑफ कंपनीज को उन्होंने एग्जाम किया है कारो रिपोर्टिंग से। वो कौन कौन सी कंपनीज है, आइए देखते हैं। तो देखो, दो तरह की, मैंने जो भी अपनी कंपनीज है उन्हें दो तरीके से मैं बाइफरकेट किया है। सबसे पहले तो अदर एक्ट कंपनी एंड दूसरा छोटी कंपनी। अदर एक्ट कंपनी से मेरा मतलब क्या है? यानी जो बैंकिंग कंपनी है, और जो दूसरी इंश्योरेंस कंपनी, यानी इन पे क्या बैंकिंग रेगुलेशन और इंश्योरेंस एक्ट लग रहा है। तो ये मैंने क्या बोल दिया, अदर एक्ट कंपनी। तो ये दोनों कंपनीज तो उसके अंदर कवर हो गई। अब बात आती है अपनी छोटी कंपनी के लिए। छोटी कंपनी में अपने कौन कौन से आ गए? देखो, एक तो अपनी आ गई ओबीसी आ गई, स्मॉल कंपनी आ गई, सेक्शन 8 कंपनी आ गई, एंड अपनी प्राइवेट कंपनी भी आ गई। लेकिन प्राइवेट कंपनी में कुछ हमें कंडीशन है, वो कंडीशन फुलफिल होंगी तभी वो छोटी कंपनी यानी कारों के अकॉर्डिंग छोटी कंपनी के अंदर फॉल करेगी। अब अपनी प्राइवेट कंपनी कौन सी होनी चाहिए? जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस अप टू 1 करोड़ होने चाहिए। यानी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ तक है, वही हमारे प्राइवेट कंपनी में आएंगी, जो कि कारो रिपोर्टिंग में फॉल नहीं करेंगी। देखो, अभी हम एग्जेम्पशंस पढ़ रहे हैं, यानी जिनको कारों में रिपोर्टिंग नहीं करनी होंगी। देन लोन्स एंड बोरिंग्स अप टू 1 करोड़ है, एंड रेवेन्यू जिनका अप टू 10 करोड़ है। अभी कैसे चेक करना? देखो, अपन को पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रेवेन्यू, तो जब हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाएगा तो जो लास्ट ईयर में बैलेंसेस होंगे उनके बेस पर मतलब साल, पूरे साल के दौरान कभी भी लोन एंड बोरिंग्स 1 करोड़ से ज्यादा हो गई तो आप पे कार एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। यानी ये दोनों तो हमें एट द एंड ऑफ द ईयर चेक करने हैं, और ये हमें मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द ईयर हमें ये लिमिट चेक करनी होगी। तो ये याद रखना कि हमें ये 1 करोड़ कब देना है, ये 10 करोड़ कब देना है, और ये 1 करोड़ हमें कब देखना है। ठीक है। अब देखो, ये हमारी लिमिट्स यहाँ पे दे तो रखी है, बट अभी लिमिट्स का ना कुछ खास यूज नहीं है आज के सिनेरियो में। बिकॉज अगर आपको ध्यान हो तो स्मॉल कंपनी की जो अपनी लिमिट्स है वो चेंज हो चुकी है, वो और ज्यादा बढ़ चुकी है। वो बढ़ के क्या हो चुकी है, जिनमें पेड अप शेयर कैपिटल तो कितनी हो चुकी है अपनी 4 करोड़ की, एंड रेवेन्यू कितना हो चुका है 40 करोड़ का। तो अब क्या इसमें अपन कह सकते हैं कि मैम जितनी भी हमारी प्राइवेट कंपनी होगी जो 1 करोड़ 1 करोड़ 10 करोड़ से ज्यादा की होगी, वो सबकी सब कारो रिपोर्टिंग में आएगी। द आंसर इज नो, बिकॉज यहाँ पे स्मॉल कंपनी को स्पेसिफिकली आउट कर रखा है। तो मैम हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारी प्राइवेट कंपनी जिनका ये रेवेन्यू और पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़ 40 करोड़ तक है, वो सारी हमारी कारों से एग्जेम्प्ट रहेंगी। द आंसर इज यस, हम बिल्कुल ये कह सकते हैं। फॉर सपोज अगर मैं आपको एक एग्जांपल कराती हूँ उससे आपको इजी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। लेट मी हैव एन एग्जांपल। फॉर सपोज मैं यहाँ पे लिखती हूँ पेड अप शेयर कैपिटल, लोन एंड बोरिंग्स एंड, अब मेरा पेड अप शेयर कैपिटल है 2 करोड़ 50 लाख एंड 30 करोड़। क्या ये हमारे कारो रिपोर्टिंग में आएगी? द आंसर इज नो, नहीं आएगी। बिकॉज देखो, ये दोनों लिमिट्स तो हमारी
ये दोनों लिमिट्स तो हमारी स्मॉल कंपनी से कम ही है, भले ही देखो 1 करोड़ और 10 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन ये हमारी स्मॉल कंपनी की जो लिमिट्स है 4 करोड़ एंड 40 करोड़ उसके विद इन ही है, तो ये हमारे स्मॉल कंपनी बन गई। एंड इसकी जो लोन एंड बोरिंग्स है वो विद इन 1 करोड़ है, मतलब एक लिमिट तो हमने यहाँ से देखी और 2 लिमिट हमने यहाँ से देखी, इन दोनों को मिलाकर हमारी सारी लिमिट्स फुलफिल हो रही है, तो इस केस में कहेंगे कि इस पे कारो एप्लीकेबल नहीं है। तो मैं इसमें यहाँ लिखती हूँ कारो नॉट एप्लीकेबल। एक एग्जाम्पल मैं आपको और कराती हूँ। फॉर सपोज हमारा पेड अप शेयर कैपिटल हम मान लो 5 करोड़ का है, ये हमारा 80 लाख हो गया एंड ये 20 करोड़ का है, तो क्या कारो एप्लीकेबल होगा? द आंसर इज यस होगा, बिकॉज इसमें जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो 4 करोड़ से ज्यादा है, यानी अभी स्मॉल कंपनी नहीं रही। स्मॉल कंपनी नहीं रही है तो ये नॉर्मल प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी में अपन को तो वैसे भी 1 करोड़ और 10 करोड़ की लिमिट होती है, यानी ये कारो में एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट अपन एक और देखते हैं। फॉर सपोज 3 करोड़ की पेड अप शेयर कैपिटल है, 1.5 करोड़ की 1.5 करोड़ का लोन एंड बोरिंग्स है एंड हमारा 35 करोड़ का रेवेन्यू है। ठीक है, अब इस केस में बताइए क्या कारो एप्लीकेबल है। अब देखो इसको अपन एनालाइज करते हैं, तो जो हमारा पेड अप शेयर कैपिटल है, हमारा जो पेड अप शेयर कैपिटल और हमारा जो रेवेन्यू है वो तो हमारी स्मॉल कंपनी की जो लिमिट्स है 4 करोड़ और 40 करोड़ उसके विद इन ही है, यानी स्मॉल कंपनी तो है। तो हमारे ऊपर जो अभी तक एक लिमिट थी कि स्मॉल कंपनी पे कारो एग्जेम्प्ट होता है, तो वो तो अभी तक लग रहा है। लेकिन अब अगर हम अपने जाकर के लोन एंड बोरिंग्स को देखें तो वो 1.5 करोड़ है, लेकिन उसके लिए लिमिट कितनी थी? अपनी 1 करोड़ की ही थी। तो इस केस में ये वाला वायलेशन हो गया, तो क्या भी कारो में एप्लीकेबल हो जाएगा? द आंसर इज यस, ये बिल्कुल हमारा कारो में एप्लीकेबल हो जाएगा। तो आपको इस तरह से तीनों लिमिट्स को, यानी 2 लिमिट्स तो हमने कहाँ से उठाई है? स्मॉल कंपनी से उठाई है और एक लिमिट हमने प्राइवेट कंपनी से उठाई है, तो इन तीनों को मिलाकर के हमें चेक करना है कि हमारा कारो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। इस एग्जाम्पल को आप अपनी कॉपी में एक बार ड्रॉ भी कर लीजिएगा, ताकि आपको बार बार मतलब रिवाइज करने में इजी रहेगा कि भाई हमें किस तरह से एप्लीकेबिलिटी चेक करनी है। आगे देखते हैं। मुझे लगता है हाँ जी, तो मैं यहाँ पे जो सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो वही पॉइंट्स है जो मैं आपको ऑलरेडी ऊपर शॉर्ट फॉर्म में लिखवा चुकी हूँ, तो आप इसको रीड करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इट मे बी नोटेड दैट द ऑर्डर शैल नॉट अप्लाई टू द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट क्लॉज 21 ऑफ पैराग्राफ 3। अब देखो आपको याद हो तो अपन एक तो नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं, स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और दूसरा बनता है हमारे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हमारे जो कारों के 20 क्लॉसेज होते हैं, 20 क्लॉसेज होते हैं, वो तो हमारे स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे लगते ही लगते हैं। लेकिन हमारा जो क्लॉज 21 थे, या फिर अपन ऐसे भी कह सकते हैं जो हमारा लास्ट क्लॉज है वो हमारे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लगता है, बाकी कोई भी क्लॉज सीएफएस पे नहीं लगता है, बिकॉज वो क्लॉज पे बहुत स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि आपने जिन कंपनीज को मिलाकर के ये सीएफएस बनाए हैं उन पर्टिकुलर एसएफएस में अगर कोई भी वो थी, मतलब हम बोल सकते क्वालिफिकेशन थी किसी भी क्लॉज के अंदर, तो वो सारी क्वालिफिकेशंस आपको क्लॉज 21 के अंदर मेंशन करनी पड़ेगी कि इस कंपनी में ये क्वालिफिकेशन है, इस कंपनी में ये क्वालिफिकेशन है। तो हमारा जो सीएफएस होता है उसमें सिर्फ एक ही क्लॉज एप्लीकेबल होता है 21, सॉरी, एक ही क्लॉज एप्लीकेबल होता है क्लॉज 21, एंड बाकी की कंपनीज पे बाकी के 20 क्लॉजेस एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे देखते हैं। तो अभी तक तो अपन ने जनरल बातें कर ली सारी कि भाई इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, ये सीएफएस पे कौन सा एप्लीकेबल होगा, एसएफएस पे कौन सा एप्लीकेबल होगा। हम बात करते हैं कि जो हमारे 21 क्लॉजेज हैं उनमें किन किन चीजों को लेकर के बात हुई है और उनकी रिपोर्टिंग हमें अपनी रिपोर्ट में कैसे करनी होगी। तो अब फटाफट से अपन अपने सारे क्लॉजेस को शुरू करते हैं। तो ये तो हो गया अपना मेन पैराग्राफ जिसमें सारे क्लॉजेस दे रखे, इसके अंदर हमें 21 क्लॉजेस को पढ़ना है। अब एक एक क्लॉज को देखते हैं। तो सबसे पहला क्लॉज अपने पास है पीपीई का, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। पीपीई फर्स्ट क्लॉज। अब ये क्या बात करता है आपके फर्स्ट क्लॉज में भी, उसमें भी सब क्लॉज 1 है अपना, क्या बोल रहा है मतलब सब क्लॉज ए क्या बोलना चाह रहा है?
whether the company is maintaining proper records showing full particulars including quantitative details and situation of PPE। क्या हमने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करे हैं कि अपने पीपीई के, जिसमें सारी हमारी लोकेशन है, क्वांटिटेटिव डिटेल्स हमारी मेंशन है। सेम उसमें उन्होंने आगे बोला कि हमने क्या प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करे हैं हमारे इंटेंजिबल असेट्स के। देखो हमारे जो फिक्स असेट्स होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एक तो टैंजिबल और एक इंटेंजिबल। टैंजिबल कौन से हो गए, हमारी पीपीई हो गई, और हमारे इंटेंजिबल असेट्स हो गए जो कि अपन कह सकते हैं जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, पेटेंट्स होते हैं, तो वो सारे के सारे हमारे इंटेंजिबल असेट्स होते हैं। तो वो दोनों के लिए बोल रहे क्या हमने प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करे थे। देखो आई थिंक अपन को ऐसा करना चाहिए कि अपन को थोड़ी सी समरी भी बनाते हुए चलना चाहिए, तो आपको बाद में दोबारा से रिवाइज करने में इजी रहेगा। तो अगर मैं इसकी फर्स्ट वाले की समरी बनाऊं, जैसे ए पॉइंट करके बनाते हैं, मैं बस बहुत शॉर्ट में लिखूंगी प्रॉपर रिकॉर्ड्स किसके लिए, पीपीई के लिए एंड इंटेंजिबल असेट्स के लिए। तो ये अपना फर्स्ट का पूरा समराइज फॉर्म हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, whether these PPE have been physically verified by the management at reasonable intervals, whether any material discrepancies were noticed on such verification, and if so, whether the same have been properly dealt with in books of accounts। ये हम बोलना चाह रहे हैं क्या हमने टाइम टू टाइम पे फिजिकल वेरिफिकेशन किया है क्या, और अगर आपको कोई भी डिफरेंसेस मिलते हैं, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी, मतलब आपकी जो एक्चुअल इन्वेंट्री हो गया, सॉरी एक्चुअल पीपीई है, और जितना आपकी बुक्स में दिखा रखी है क्या वो मैच नहीं कर रहे, तो उनमें फिर आपने क्या स्टेप्स लिए वो भी हमें बताने होंगे। तो इस ये अपना सेकंड पॉइंट हो गया। तो इसमें मैं आपके लिखती हूँ समरी में पीवी लिख देती हूँ। फिजिकल वेरिफिकेशन, मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज, प्रॉपरली डेल्ट, राइट। तो ये हो गया अपना सेकेंड पॉइंट। नाउ थर्ड पॉइंट क्या है अपना, whether the title deeds of all the immovable properties disclosed in the financial statements are held in the name of the company, if not provide the details thereof in the format below। One second guys। हाँ जी, अभी नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोलना चाह रहे हैं कि जितनी भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, मैं हाईलाइट कर देती हूँ, जितनी भी आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टीज है अदर देन कौन सी, जो कि हमने ऑलरेडी लीज पे ले रखी है, यानी हम लेसी हैं, हमने किसी से लीज पे लिए, तो उन सारी इमूवेबल प्रॉपर्टीज को छोड़ करके जो भी हमारी अदर देन मतलब अदर देन लीज प्रॉपर्टीज हैं, क्या उनकी जो टाइटल डीड्स है वो कंपनी के नाम पे है या नहीं है, और नहीं है तो उस केस में हमें ये फॉलोइंग डिटेल्स हमें प्रोवाइड करानी होगी। क्या क्या डिटेल्स हमें प्रोवाइड करानी होगी, सबसे पहले आप कौन सी प्रॉपर्टीज का डिस्क्रिप्शन दो, उसकी कैरिंग वैल्यू बताओ, किसके नाम में है वो बताओ, क्या वो किसी प्रमोटर डायरेक्टर एम्प्लॉय के नाम पे है, पीरियड हेल्ड इंडिकेट रेंज वेयर एप्रोप्रिएट, मतलब कितने पीरियड के लिए हेल्ड करिए। तो इस तरह की चीजें हमें उसमें लिख के बतानी होगी कि अगर हमारे नाम पे नहीं तो किसी और के नाम पे है, तो क्यों है और किसके नाम पे है। तो ये अपना हो गया नेक्स्ट पॉइंट, टाइटल डीड्स इन नेम ऑफ कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, whether the company has revalued its PPE or intangible assets or both during the year, and if so, whether the revaluation is based on the valuation by a registered valuer, specify the amount of change if change is 10% or more in the aggregate of the net carrying value of each class of PPE और intangible assets। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर, हाँ जी, तो ये बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि अगर हमने ड्यूरिंग द ईयर में किसी भी पीपी का रिवैल्यूएशन किया है, तो वो रिवैल्यूएशन हमने क्यों किया है, कितना चेंज आया है, और अगर चेंज आपका 10% से ज्यादा है तो उसको आपको रिपोर्ट करना होगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इसका भी शॉर्ट आपको लिखा देती हूँ यहाँ पे, रिवैल्यूएशन स्पेसिफाई अमाउंट ऑफ चेंज if more than or equals to 10%। सो ये हो गए अपने फोर्थ पॉइंट की समरी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
whether any proceedings have been initiated or pending against the company for holding any Benami property under the Benami Transaction Prohibition Act 1988 and rules made thereunder. If so, whether the company has appropriately disclosed the details in its financial statements. अब ये यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि क्या आपके पास मतलब कोई इस तरह की प्रोसीडिंग चल रही है कि आपने कोई भी अगर प्रॉपर्टी हेल्ड कर रखी है वो आपके नाम पे नहीं, मतलब आपने आप उसके ट्रू ओनर नहीं, फिर भी आपने अगर कोई प्रॉपर्टी हेल्ड कर रखी है और उसके रिगार्डिंग में आपके केस हो रखा है अंडर द बेनामी एक्ट, तो उसकी भी आपको डिटेल्स देनी होंगी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रोसीडिंग्स अंडर बेनामी एक्ट। तो देखो अब अपन ने अपने फर्स्ट क्लॉज की पूरी समरी बना ली, 5 अपने सब क्लॉजेस थे, सब क्लॉजेस के मैंने फटाफट से आपको छोटी छोटी सी समरी बना दी। अब आपको दोबारा ऐसा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, आपने इन 5 समरी पॉइंट्स को पढ़ लिया तो आपका पूरा का पूरा क्लॉज इसमें आराम से कवर हो जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट क्लॉज की तरफ चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्लॉज क्या है अपना, नेक्स्ट क्लॉज बात करता है हमारे इन्वेंट्री के लिए। अब इन्वेंट्री में अपने 2 पॉइंट्स है, उसकी मैंने समरी पहले ही यहाँ पे लिख दी है। तो देखो इसमें फर्स्ट हमने सब क्लॉज में क्या बोल रहे हैं, क्या हमारा जो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है इन्वेंट्री का वो रेगुलर इंटरवल्स में यानी रीजनेबल इंटरवल्स पे किया है मैनेजमेंट ने या नहीं किया है, और प्रॉपर्ली उसका कवरेज और जो प्रोसीजर है वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। और अगर हमें कोई भी डिस्क्रिपेंसीज मिली है, अगर वो 10% या उससे ज्यादा की है, तो क्या उसे प्रॉपर्ली डील किया गया है कि नहीं किया गया है, मतलब आपकी जो बुक्स है और आपके जो एक्चुअल रिकॉर्ड्स हैं अगर उनमें डिस्क्रिपेंसी 10 या 10% से ज्यादा है तो उस केस में हमने क्या स्टेप्स लिए हैं, कैसे उसे रिकनसाइल करें, या फिर अगर आपको आइटम्स नहीं मिल रहे, कुछ आपको लग रहा है कि चोरी हुआ है तो उसमें फिर हमने क्या एक्शन लिए, क्या स्टेप्स लिए, वो आपको सब कुछ स्पेसिफाई करना होगा। Then, whether during any point of time of the year the company has been sanctioned working capital limits in excess of 5 crore rupees in aggregate from banks or financial institutions on the basis of security of current assets, whether the quarterly return, मतलब ये यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि आपको ड्यूरिंग द ईयर बैंक से आपने वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन करवाई है क्या। देखो इस चीज को ध्यान रखना, सैंक्शन कराई है, यहाँ पे कहीं पे भी डिसबर्समेंट या यूज इस तरह के कोई भी वर्ड्स नहीं है, सैंक्शन वर्ड है यहाँ पे, कि अगर आपने अपने वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन कराई है 5 करोड़ से ज्यादा, इसको भी एक बार हाईलाइट कर देती हूँ, इन एक्सेस ऑफ 5 करोड़, अगर आपने 5 करोड़ से ज्यादा, यहाँ पे नहीं 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा, यहाँ पे सिर्फ 5 करोड़ से ज्यादा है, कि अगर आपने अपनी वर्किंग कैपिटल लिमिट 5 करोड़ से ज्यादा की सैंक्शन कराई है, तो ऐसे केस में आप जो भी अपनी क्वार्टरली रिटर्न या स्टेटमेंट सबमिट करोगे बैंक के पास में, वो आपकी मैच करनी चाहिए विथ योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। और अगर वो मैच नहीं कर रही तो उस केस में आपको जो भी आपकी डिस्क्रिपेंसीज हैं तो उनको स्पेसिफाई करना पड़ेगा और उनके रीजंस भी लिखने होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है और उसकी समरी यहाँ पे मैंने आपको बना के दी है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट क्लॉज अपने पास आता है लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी एंड सिक्योरिटी का, यानी लिक्स। क्या बोल रहे हैं ये, वेदर ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज मेड इन्वेस्टमेंट्स इन प्रोवाइडेड, मतलब ये असेट साइड पे, मतलब हमने इन्वेस्टमेंट किया है, लोन दिया है, गारंटी दी है, मतलब ये अपना बेसिकली उसमें है, असेट साइड में है। Whether during the year the company has made investments in or provided any guarantee or security or granted any loans or advances in the nature of loans secured or unsecured to companies, firms, LLPs or any other party. If so, मतलब अगर हमने इन पार्टीज को कोई भी लोन, गारंटी, इन्वेस्टमेंट दिया है तो उस केस में हमारी क्या क्या रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। सबसे पहले हमें क्या बताना होगा कि अगर हमने अपने किसी सब्सिडरी को, जॉइंट वेंचर को या एसोसिएट को लोन दिया है तो ऐसे केस में एग्रीगेट अमाउंट ड्यूरिंग ईयर कितना है और ईयर के एंड में हमारा बैलेंस कितना है, ये दोनों अमाउंट हमें स्पेसिफाई करने होंगे। और अगर हमने अदर देन सब्सिडरी, अदर देन जॉइंट वेंचर, अदर देन एसोसिएट इस तरह के कोई भी अमाउंट दिए हैं तो उस केस में भी सेम हमें एग्रीगेट अमाउंट एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग दोनों हमें मेंशन करने होंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स में तो ये लिखा हुआ है जिसकी समरी ये यहाँ पे बनी हुई है। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट आता है वेदर द इन्वेस्टमेंट मेड गारंटी प्रोवाइडेड सिक्योरिटी
and the terms of conditions of the grant of all loans and advances in the nature of loans and guarantees provided are not prejudicial to the company's interest. मतलब हमने ये जो भी लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी दी है, ये हमारे कंपनी के इंटरेस्ट को किसी भी तरह से एडवर्सली इम्पैक्ट नहीं कर रही है, हमारे लिए प्रेजुडिशियल नहीं है. Then, in respect of loans and advances in the nature of loans, whether the schedule of repayment of principal and payment of interest has been stipulated, मतलब इस तरह का शेड्यूल बना हुआ है, and whether the repayments or receipts are regular, and क्या हमें उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारा जो भी पैसा है वो टाइम टू टाइम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो भी हमें बताना. Then, if the amount is overdue, state the total amount overdue for more than 90 days and whether reasonable steps have been taken. मतलब अगर आपका जो भी अमाउंट है वो ओवरड्यू हो चुका है, आपको नहीं मिल रहा है, तो अगर वो 90 डेज से ज्यादा ओवरड्यू हो चुका है, तो ऐसे केस में आपको रीजनेबल स्टेप लेने होंगे. मतलब रीजनेबल स्टेप क्या हो सकते हैं भाई? पुलिस कंप्लेन करना, उसे फोन करके उसे बार बार रिमाइंडर्स देना. तो इस तरह के जो भी आपके रीजनेबल स्टेप्स हैं वो आपके लेने होंगे. देन whether any loan or advance in the nature of loan granted has fallen due during the year, has been renewed or extended, or fresh loans granted to settle the overdues of existing loans given to the same parties, if so specify the aggregate amount of such dues renewed or extended or settled by fresh loans and the percentage of the aggregate of the total. मतलब यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं जो आपके existing loan है उसको आपको खत्म करने के लिए क्या हमने उन अमाउंट या तो एक्सिस्टिंग लोन को रिन्यू कराया है, एक्सटेंड कराया है, या फिर हमने जो पुराना है उसे खत्म करके उसकी जगह, मतलब होता है ना कि इस पुराने को खत्म करने के लिए फ्रेश लोन ले लिया. तो अगर इस तरह की चीजें आपकी ड्यूरिंग द ईयर में हुई है तो उन्हें भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा. उसमें आपको ये भी बताना होगा कि हमने कितना टोटल अमाउंट ऑफ लोन को रिन्यू कराया, एक्सटेंड कराया या फिर फ्रेश लोन लिया है, और वो टोटल लोन का हमारा कितना परसेंटेज रखता है. ठीक है, आगे देखते हैं. Last point, whether the company has granted any loans or advances in the nature of loans, either repayable on demand or without specifying any terms. और फिर तरह का कोई भी लोन एडवांस दिया है जो कि रीपेबल ऑन डिमांड है, तो ऐसे केस में भी आपको उसका अमाउंट एंड परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेसिफाई करना होगा. प्लस इसमें ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपने कोई भी प्रमोटर को, रिलेटेड पार्टी को लोन दिया है तो वो भी आपको मेंशन करना होगा. तो यहाँ पे अपना ये थर्ड क्लॉज भी कवर होता है जो कि हमारे किस बारे में बात करता है? लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी एंड सिक्योरिटी की लिंक्स की बात वो करता है. हाँ जी, नेक्स्ट क्लॉज क्या है अपना? क्लॉज नंबर 4, जिस किस बारे में बात करते हैं? देखो ये क्लॉज नंबर 3 से अपना कनेक्टेड है. क्लॉज नंबर 3 किसके बारे में था? अगर हमने लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी दी है तो. अब उसमें आगे यही बोल रहा है कि अगर आपने लोन, इन्वेस्टमेंट, गारंटी, सिक्योरिटी दी है तो इस केस में क्या आपने सेक्शन 185 एंड 186 ऑफ द कंपनीज एक्ट से कंप्लायंस किए हैं कि नहीं किया, और नहीं किया है तो उस केस में क्या क्या आपने नॉन कंप्लायंस किया है वो भी आपको स्पेसिफाई करना होगा, और अगर कंप्लाई किया तो उसको भी आपको स्पेसिफाई करना होगा. 185, 186 किस बारे में बात करता है मैम? 185, 186 हमारे लोन टू डायरेक्टर्स की बात करता है, जिसमें बहुत सारी कंडीशंस दे रखी है कि इन केसेस में आप दे सकते हो, इन केसेस में नहीं दे सकते हो. इन कंडीशंस में आप दे सकते हो तो उसमें आपको ये पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पास करने पड़ेंगे. तो इस अकॉर्डिंग वो पूरा सेक्शन दे रखा है कि जिसमें आपके प्रॉपर आपके केसेस बने हुए हैं कि किन केसेस में हम लोन दे सकते हैं, इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं, और किन केसेस में हम नहीं दे सकते. तो अपन को फॉर ऑडिट बस इतना सा याद रखना है कि हमें 185, 186 का इन केस ऑफ लिक्स हमें कंप्लायंस करना होगा. नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं. नेक्स्ट क्लॉज किसके बारे में बात करता है? अपना इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय द कंपनी. अभी हमारे डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं. देखो अगर आपको डिपॉजिट्स का अपना क्लॉज नंबर याद रखना है तो अगर आपको ध्यान हो तो हमारे जो चैप्टर्स होते हैं कंपनी लॉ में, तो उसमें जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है वो भी हमारा डिपॉजिट्स का ही है. तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि जो हमारा चैप्टर नंबर 5 मतलब जो हमारा कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 5 है वो डिपॉजिट्स का है, एंड हमारा क्लॉज नंबर 5 भी डिपॉजिट्स के बारे में ही बात करता है. In respect of deposits accepted by the company or amount which are deemed to be deposits, whether the directives issued by the RBI and the provisions of section 73 to 76 or any other relevant provisions of the Companies Act and the rules made thereunder where applicable have been complied with. If not, nature of such contravention be stated. If an order has been passed by company law or company law board or national NCLT or RBI or any court or any other tribunal, whether the same has been complied with or not. मतलब अगर हमने कोई भी डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया तो उस केस में आपको सेक्शन 73 टू 76 जो आपके कंपनी लॉ के उनके साथ कंप्लायंस करना होगा, आरबीआई के जो भी डायरेक्टर्स है उनके साथ कंप्लायंस करना होगा. बिकॉज देखो आपको ध्यान हो तो 73 टू 76 में बहुत सारी अपनी कंडीशंस थी कि कुछ कंपनीज हमारे पब्लिक से डिपॉजिट्स ले सकती है, कुछ कंपनी सिर्फ अपने मेंबर से ले सकती है. तो हमें इन चीजों का सबका ध्यान रखना होता है कि हम जिस
कैटेगरी में फॉल करते हैं उस अकॉर्डिंगली हमने अपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हों। तो उन चीज़ों का ध्यान में रखते हमें कंप्लाइंस करना होता है, और अगर हमने कंप्लाइंस नहीं किया तो वो स्पेसिफाई करना है, कंप्लाइंस किया तो उसकी भी हमें लाइन लिखनी होती है। नेक्स्ट चलते हैं, हम आ गया अपना क्लॉज नंबर 6। क्लॉज नंबर 6 के बारे में बात करते हैं, कॉस्ट रिकॉर्ड्स की बात करते हैं। 148 अगर आपको सेक्शन याद हुई, हमारे इंटरमीडिएट में आता था कि हमें अपने कॉस्ट रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं। कुछ स्पेसिफाइड क्लास ऑफ कंपनीज होती है जिनमें अलग अलग लिमिट्स होती है कि इन लिमिट्स का ऊपर जाओगे तो आपको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करने, एंड उसके भी ऊपर थोड़े और लिमिट्स में जाओगे तो आपको उन रिकॉर्ड्स की ऑडिट भी करानी होती है, जिसे हम कॉस्ट ऑडिट भी कहते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, whether maintenance of cost records has been specified by the central government of section 148 of the Companies Act, and whether such accounts and records have been so made and maintained। मतलब हमें एप्लीकेबल है कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, और अगर एप्लीकेबल है तो उस केस में क्या हमने वो पर्टिकुलर अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन किया है कि नहीं किया है, वो हमें मेंशन करना होगा। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ जी, नेक्स्ट क्लॉज अपना आता है क्लॉज नंबर 7। अब क्लॉज नंबर 7 किसके बारे में बात करता है, हमारे स्टैट्यूटरी ड्यूज की, जो भी हमें रेगुलर इंटरवल्स में, वेदर वो मंथली हो, क्वार्टरली हो या एनुअली हो, उनके रिगार्डिंग में बात करता है कि हमारे अपने स्टैट्यूटरी ड्यूज को टाइम पे किया है कि नहीं किया है। तो देखो इस क्लॉज नंबर को याद रखने के लिए मैंने क्या ट्रिक अपनाई थी, देखो यहाँ पे बात होगी स्टैट्यूटरी ड्यूज की। स्टैट्यूटरी ड्यूज में अपने टीडीएस के डिपॉजिट्स भी आते हैं, राइट। अब टीडीएस को डिपॉजिट कराने के लिए हमारी ड्यू डेट क्या होती है, 7th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। तो इस तरह से मैंने 7 यानी क्लॉज 7, इस तरह से मैंने इस क्लॉज को याद रखा है, तो आप भी ऐसे याद रख सकते हो। तो अपने पास इस क्लॉज में क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले इसका सब क्लॉज ए, देखो दो क्लॉजेज है इसके। सब क्लॉज ए तो किस बारे में बात करेगा, अपना अनडिस्प्यूटेड ड्यूज की, जिनमें हमें कोई डिस्प्यूट नहीं, भाई हमें बस जमा ही कराना है। और सब क्लॉज भी किस बारे में बात करेगा, हमारे डिस्प्यूटेड ड्यूज के बारे में बात करेगा कि हमारी जो डिस्प्यूटेड ड्यूज है तो उस केस में हमें क्या रिपोर्टिंग करनी होगी। तो आगे देख लेते हैं, whether the company is regular, मतलब वो टाइम टू टाइम जमा करा रही है, डिपॉजिटिंग अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज, एंड इफ नॉट द एक्सटेंट ऑफ द एरियर्स ऑफ द आउटस्टैंडिंग स्टैट्यूटरी ड्यूज, और अगर वो जमा नहीं करा रही है तो हमारे टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज कितने हैं एज ऑन द लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी 31 मार्च को हमारे आउटस्टैंडिंग ड्यूज कितने हैं, फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 6 months फ्रॉम द डेट दे बिकेम पेएबल शैल बी इंडिकेटेड। अभी यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि जो एज ऑन लास्ट मतलब 31 मार्च को आपके जो मोर देन 6 months के लिए आउटस्टैंडिंग है, उन सबकी रिपोर्टिंग आपको करनी होगी। अब अगर मैं 31 मार्च से आपके 6 महीने की काउंटिंग लगाऊं, यानी कि जो हमारे अप टू 30th सितंबर अगर कोई भी हमारे आउटस्टैंडिंग है तो वो सारे के सारे हमारे 31 मार्च को रिपोर्ट होंगे, बिकॉज जो भी हमारे 30th सितंबर के बाद हमारे आउटस्टैंडिंग ड्यूज होंगे वो तो मोर देन 6 months होंगे ही नहीं, तो ऐसे केस में उनकी रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है। आई ये बात समझ में, देखो बहुत ही सिंपल सा है, वो क्या बोल रहा है कि आपको एज ऑन दी लास्ट डे आपको रिपोर्टिंग करनी कि आपके आउटस्टैंडिंग ड्यूज कितने हैं, जो कि कितने टाइम से ड्यू ड्यू चल रहे हैं, फॉर मोर देन 6 months, मतलब वो जब ड्यू हुए थे हमारे पे करने के लिए तब से हमारा टाइम कितना हो चुका है। अगर वो टाइम 6 महीने से ज्यादा है तो जाकर के आपको उसकी रिपोर्टिंग एज ऑन दी लास्ट डेट में, मतलब जब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे तो आपको कारों में लिखना होगा। यानी अगर आपके अप टू 30th सितंबर तक कोई भी ड्यूज थे जो आपने पे आउट नहीं करे हैं, तो उन सबकी रिपोर्टिंग आपकी एज ऑन 31 मार्च होगी। ठीक है, समझ में आता है, आगे देखते हैं। Where statutory dues referred to in subclause A have been deposited as on account of any dispute, यानी हमने dispute के चलते अगर कोई भी पैसा जमा कराया है, then the amount involved मतलब हमने कितना पैसा जमा कराया, and the forum where dispute is pending, मतलब हमारा किस अथॉरिटी के आगे, मतलब अगर हमारा इनकम टैक्स में चल रहा है, जीएसटी में चल रहा है या फिर सेस टैक्स में चल रहा है, कहीं पे भी अगर हमारा डिस्प्यूट चल रहा है तो ऐसे केस में हम उस फोरम का नाम और हमने कितना अमाउंट जमा कराया है वो दोनों की दोनों हमें स्पेसिफाई करने होंगे। अब आगे इसमें ये पॉइंट लिखा हुआ है, देखो ये वाला जो लाइन है ना, ये बहुत बार एमसीक्यूज में भी आते हैं, हमारे उसमें नॉर्मल हमारे थ्योरी क्वेश्चंस में भी आ जाता है। क्या है, अ मेयर रिप्रेजेंटेशन टू द कंसर्न डिपार्टमेंट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ डिस्प्यूट। अब इसमें ऐसे कह सकते हैं, फॉर सपोज मेरे पास एक शो कॉज नोटिस आता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, वो बोलते हैं कि आप हमें ये सब चीजें बताइए, आप हमें अपने बुक्स को सबमिट कीजिए, हमें आप अपनी रिटर्न सबमिट कीजिए, आप हमें ये क्लैरिफिकेशन एक एक्सटर्नल कंफर्मेशन सबमिट कीजिए। तो ऐसे केस में अगर हम उन्हें ये सब चीजें प्रोवाइड कराते हैं, एंड हम फॉर एग्जांपल मैं क्लाइंट और मेरा एक सीए जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मेरे शो कॉज नोटिस का रिप्लाई करने के लिए साथ में वहां पे जाता है और सब चीजें बताता है। तो ऐसे केस में हमने जो भी रिप्रेजेंटेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दिया है, तो क्या वो हमारा डिस्प्यूट है, नहीं
कोई अभी डिस्प्यूट नहीं है, उन्होंने हमसे स्क्रूटनी नोटिस भेजा और हम उनका बस रिप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे उन्होंने हमें कुछ भेजा, हमने उसका रिप्लाई कर दिया, अभी तक हमारा कोई केस नहीं बना है, हम कोई प्रोसीडिंग्स में नहीं आए कि भाई अब हमारा केस खुल चुका है, तुम बताओ अब तुम कैसे अपने आप को डिफेंड करोगे, अभी वो चीज नहीं है। हमने सिर्फ उन्होंने हमें नोटिस भेजा और उस नोटिस के अकॉर्डिंग हमने उन्हें सारी डिटेल्स को प्रोवाइड करा दिया। तो अभी हमारा सिर्फ मेयर रिप्रेजेंटेशन है, तो वो हमारा डिस्प्यूट नहीं माना जाएगा। ठीक है, समझ में आती है बात? आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्लॉज क्या है अपना? क्लॉज नंबर 8, वेदर एनी ट्रांजेक्शन नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन सरेंडर्ड और डिस्क्लोज्ड एज इनकम ड्यूरिंग द ईयर इन द टैक्स असेसमेंट्स अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, इफ सो वेदर द प्रीवियसली अनरिकॉर्डेड इनकम हैज बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्ड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपकी कोई भी अनरिकॉर्डेड इनकम थी प्रीवियस ईयर में और वो इस साल आपको पता चलती है और उस पर आप इनकम टैक्स में असेसमेंट हो भी जाता है, यानी उस पर टैक्स लग जाता है, तो ऐसे केस में आपको करंट ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी उस इनकम को रिकॉग्नाइज करना होगा। आपको देखो पुरानी इनकम में कोई दिक्कत नहीं है, आज आपके इनकम टैक्स में असेस हुई ना, तो आपको आज ही अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में भी उसको रिकॉर्ड करना होगा। तो इतनी सी बात यहाँ पे लिखी हुई है। और अगर आपके कोई इस तरह के ट्रांजेक्शन मतलब इस तरह की कोई भी रिकॉर्डिंग हुई है तो उसको आपको स्पेसिफिकली अपने कागज में भी रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। हाँ जी, नेक्स्ट क्लॉज के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्लॉज क्या है अपना? क्लॉज नंबर 9। तो देखो अगर आप लोग को याद हो तो क्लॉज नंबर 3 तो क्या था अपना कि हमने लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी सिक्योरिटी दी है, लेकिन अब अपना क्लॉज नंबर 9 क्या है कि हमने लोन लिया है, बोरिंग्स है हमारी, हमने लिया है। तो कैसे हो गया? 3 तो हमारा देने में हो गया और फिर 3 के मल्टीपल में 9 क्या हो गया? हमारा लेने का हो गया। ठीक है, तो मतलब तुक्का है, या आप किसी भी तरह से चीजों को याद रखो तो कैसे भी आपको याद हो सके, बस तो मैं वही ट्राई कर रही हूँ। क्लॉज नंबर 3 देने का हो गया, उसी के मल्टीपल में 3 में क्या हो गया? 9 हो गया, 9 क्या हमारे लेने का हो गया। ठीक है, याद हुआ कुछ? आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। whether the company has defaulted in repayment of loans, मतलब उन्होंने अगर कोई भी पेमेंट के जो लोन है उसके रीपेमेंट में या इंटरेस्ट के पेमेंट में कोई भी अगर डिफॉल्ट किया तो वो भी हमें मेंशन करना होगा। In repayment of loans or other borrowings or in the payment of interest thereon to any lender, if yes the period and the amount of default, मतलब कि कौन से पीरियड का है और कितना अमाउंट है वो सब हमें मेंशन करना होगा। इसकी पूरी यहाँ पे ये टेबल बनी हुई है। आगे देखते हैं नीचे। whether the company is a declared willful defaulter, मतलब क्या वो willful defaulter है क्या? आए दिन इस तरह की मतलब हरकतें करते रहते हैं, उनके डिफॉल्ट होते ही रहते हैं। whether the term loans were applied for the purpose for which the loans were obtained, if not amount of loan, मतलब हमने देखो जिस पर्पस के लिए, फॉर सपोज अगर हमने कोई नई फैक्ट्री सेटअप करने के लिए कोई लोन लिया था तो क्या हमने वो लोन उसी काम के लिए यूज किया है या फिर हमने सिर्फ कोई और काम के लिए यूज कर लिया? फॉर सपोज हमने उससे हमने पेबल्स पे कर दिया, मतलब हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिया, तो भाई हमने जिस काम के लिए अपने लोन को लिया है हमें उसी काम के लिए लोन को यूटिलाइज करना है। ऐसे नहीं कर सकते कि भाई किसी और काम के लिए यूज कर लिया, और अगर हमने किसी और काम के लिए यूज किया है तो उसकी प्रॉपर ऑथराइजेशन होनी चाहिए और उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग भी होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। whether funds raised on short term basis have been utilized for long term purposes। अब इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? फॉर सपोज अगर मैंने अपनी वर्किंग कैपिटल लिमिट सैंक्शन कराई थी अपने डे टू डे बिजनेस के वर्क के लिए, लेकिन उनसे जो मुझे पैसा मिला था उससे मैंने अपने फैक्ट्री सेटअप में लगा दिया। भाई वो तो शॉर्ट टर्म पैसा, मुझे उनको रीपे करना होगा हर महीने के हिसाब से, बट मैंने उससे फैक्ट्री बनाने में लगा दिया। भाई फैक्ट्री बनेगी मेरे 1-2 सालों में जाकर के, 1-1.5 साल में, मतलब कम से कम तो, और तब मुझे उससे जब मैं काम करने लगूंगा तब पैसा रियलाइज होगा। भाई इतने टाइम के लिए मैंने अपना पैसा अटका दिया, मैं वर्किंग कैपिटल लिमिट के लिए जो मैंने बैंक से पैसा लिया उन्हें रीपे कैसे करूंगा? तो अगर मैंने शॉर्ट टर्म पैसे का जो शॉर्ट टर्म पैसा है उसे लॉन्ग टर्म में फंसा दिया तो भाई मैं कैसे रीपे करूंगा? अगर इस तरह की चीजें मैंने करी है तो मुझे उन्हें भी स्पेसिफाई करना होगा, रिपोर्ट करनी होगी। आगे देखते हैं। whether the company has taken any funds from any entity or person on account of or to meet the obligation of its subsidiaries, मतलब हमने अपने सब्सिडीज के लिए, जॉइंट वेंचर्स के, एसोसिएट्स के ऑब्लिगेशंस को मीट आउट करने के लिए कोई लोन लिया है तो उसे भी हमें मेंशन करना होगा। whether the company has raised loans during the year on the pledge of securities held in secure subsidiary joint venture एंड एसोसिएट, मतलब हमारे जो भी सब्सिडी जॉइंट वेंचर सब्सिडीज में मतलब एसोसिएट में कोई भी अगर सिक्योरिटीज है और उन सिक्योरिटीज को प्लेज रख के हमने अगर कोई भी लोन लिया है तो वो भी हमें अमाउंट एंड मतलब क्या सिक्योरिटीज को प्लेज किया है वो सब कुछ हमें मेंशन करना होगा, स्पेसिफाई करना होगा। तो यहाँ पे अपना क्लॉज नंबर 9 भी छोटा सा क्लॉज है और उसमें जितने भी हमारे मेन कीवर्ड्स हैं या फिर आप कह सकते हो समरी पॉइंट्स है वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे आपको बना के दे रखे हैं, आपको इजीली इससे आराम से रिवाइज हो जाएगा, कहीं इशू नहीं आने वाला है। हाँ जी, अब अपने नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्लॉज क्या है अपना? क्लॉज नंबर 10। इसके भी अपने दो सब क्लॉजेस है, सब क्लॉज ए, सब क्लॉज बी। तो सब क्लॉज ए किस बारे में बात करता है?
whether money raised by way of IPO or FPO, including debt instruments during the year were applied for the purposes for which those were raised. If not, the details together with delays or default, any subsequent rectification, if any, as may be applicable, be reported. अब ये यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर आपने कोई भी IPO FPO से या फिर कोई डेट इंस्ट्रूमेंट का IPO FPO था उससे अगर आपने कोई भी पैसा रेज किया है तो ऐसे केस में आप उस पैसे को सिर्फ उसी काम के लिए यूटिलाइज कर सकते हो जिस पर्पस के लिए आपने उस पैसे को रेज किया है। जब भी आप अपना प्रोस्पेक्टस इशू करते हो तो उसमें आप अपना पर्पस लिखते हो कि हम आपसे पैसा क्यों ले रहे हैं, उससे हम क्या काम करने वाले हैं। तो अगर उस पर्पस में कोई भी चेंज है तो आप ऐसे ही चेंज तो कर नहीं सकते, उसमें आपको स्पेसिफिक कुछ आपको परमिशन लेनी होती है, रेजोल्यूशन पास करने होते हैं, जनरल पब्लिक को बताना होता है। तो वो सारे काम करने के बाद अगर आपको परमिशन मिलती कि हाँ भाई तुम दूसरे काम के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, तो वो हमें अपने कार्यों में रिपोर्ट करना होगा कि हम किसी दूसरे काम के लिए इसे यूटिलाइज कर रहे हैं और उसकी हमें एप्रोप्रिएट अप्रूवल है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। Whether the company has made any preferential allotment or private placement of shares or convertible debentures, fully, partially, or optionally convertible during the year, and if so, whether the requirements of Section 42 and Section 62 of the Companies Act have been complied with, and the funds raised have been used for the purposes for which they were raised. If not, provide the details in respect of. अब ये यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं, देखो ऊपर तो हो गया था अपना पब्लिक ऑफर का, ठीक है, अब नीचे वाला हो गया हमारे प्राइवेट ऑफर का, राइट। तो प्राइवेट ऑफर में क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपने प्राइवेट प्लेसमेंट किया है तो ऐसे केस में क्या आपने अपने जो सेक्शन 42 होता है जो कि प्रॉपर्ली हमारे प्राइवेट प्लेसमेंट की बात करते हैं, सेक्शन 62 जो इस सब के बारे में बात करते हैं, क्या आपने उनसे कंप्लाई किया है? कंप्लाई किया, बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो वो भी हमें स्पेसिफाई करना है। एंड अगर आपने जिस काम के लिए उस पैसे को रेज किया उसी काम के लिए यूटिलाइज किया, और अगर उस काम के लिए यूटिलाइज नहीं किया दूसरे काम के लिए किया तो वो दूसरा पर्पस आपको लिखना है, आपके एप्रोप्रिएट अप्रूवल मिली उसके बारे में लिखना है, एंड देन यू कैन डू द वर्क। तो हमें ये सब चीजें हमारी कार्य रिपोर्ट में बतानी होती है। नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्लॉज क्या है अपना? क्लॉज नंबर 11। इसमें अपने 3 सब क्लॉजेज है, सिंपल सिंपल से फटाफट देखते हैं। क्या है? वेदर एनी फ्रॉड बाय द कंपनी और एनी फ्रॉड ऑन द कंपनी हैज बीन नोटिस्ड और रिपोर्टेड ड्यूरिंग देयर, यानी कोई ऐसा फ्रॉड जो कंपनी के ऊपर हुआ हो या कंपनी ने किया हो, तो इस तरह के दोनों ही अगर हमें नोटिस हुए, हमें पता चले हैं, तो वो हमें अपने कार्यों में रिपोर्ट करने होंगे। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है? वेदर एनी रिपोर्ट अंडर सबसेक्शन 12 ऑफ सेक्शन 143 यानी 143(12), अब आपको याद हो तो वही अपना इंटरमीडिएट का सेक्शन था 143(12), जिसमें ये था कि अगर ऑडिटर को या फिर ये पता चलता है ड्यूरिंग द ईयर में कि कोई फ्रॉड हुआ है कंपनी के ऊपर और वो 1 करोड़ से ज्यादा का है, तो ऐसे केस में हमें वो फ्रॉड सीजी को रिपोर्ट करना होता है। और अगर 1 करोड़ से नीचे का ही है तो हमें अपने बोर्ड को, अपने मैनेजमेंट को, अपनी TCWG को, अपनी ऑडिट कमेटी को, उन सबको बताना होता है, यानी बट अगर वो 1 करोड़ से ज्यादा का है तो वो हमें सीजी को रिपोर्ट करना होता है। तो ये थोड़ा सा बेसिक समरी थी 143(12) की। तो वो वहाँ पे यही बोल रहे हैं कि अगर आपको कोई भी फ्रॉड मिलता है जो 143(12) में फॉल करता है, तो ऐसे केस में क्या हमने हैज बीन फाइल्ड बाय द ऑडिटर्स इन फॉर्म 84, क्या हमने ऑडिटर्स को बताया 84 फाइल करके एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 13 ऑफ द कंपनीज रूल्स 2014 विद सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब हमें उस 143(12) वाले फ्रॉड की भी रिपोर्टिंग हमने कारों में करनी होती है। सिंपल से इतना सही है कि हमें जो 143(12) का हमारा जो फ्रॉड है उसकी रिपोर्टिंग हमें कारों में भी करनी होती है। देखो एक तो ऊपर जनरल अपना हो गया कि अगर कोई फ्रॉड हुआ है कंपनी के ऊपर, कंपनी ने किया है, तो उनकी रिपोर्टिंग करनी होती है, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिकली हमारा 143(12) में फॉल करता है तो उसकी भी हमें रिपोर्टिंग करनी होगी। देन whether the auditor has considered whistleblower complaints if any received during the year by the company। whistleblower complaints क्या है कि भाई देखो अगर कंपनी में कुछ गलत हो रहा है एंड एज एन एम्प्लॉय मुझे पता चल रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन अगर मैंने सामने से जाके सिर्फ ढिंडोरा पीट दिया कि कुछ ये गलत है, गलत है, गलत है, तो पता चला कुछ वो सही तो हुआ नहीं, मुझे और नौकरी से निकाल दिया, तो ऐसे केस में मैं क्या चाहूंगी कि मैं ऐसे किसी स्ट्रॉन्ग पर्सन को जाकर के, ऐसे ऑथराइज पर्सन को जाके बताऊं जो कि कोई एक्शन ले भी सकता है उस गलत काम के अगेंस्ट में। अगर मैंने कुछ करने की कोशिश करी तो भाई मुझे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो मैं किसी ऑथराइज पर्सन, जैसे स्ट्रॉन्ग पर्सन को बताने की कोशिश करूंगी। तो अगर मैंने ऑथराइज पर्सन में जाकर किसी ऐसे इंसान को बताया है या फिर ऑर्डर को ही बताया, क्योंकि भाई अगर वो मतलब ज्यादा इंडिपेंडेंटली काम करे तो वो उस काम को रोक भी सकता है, तो मैंने उनको जाके बताया कि भाई इस तरह के कुछ गलत काम चल रहे तो आप प्लीज देख लीजिएगा। तो ये क्या हो गया? विसल ब्लोअर कंप्लेंट हो गई। मैंने चुपके से जाके उनको ये चीज बता दी, मतलब होता है ना चुगली कर देना, चुगली कर दी मैंने उन्हें जाके कि ये गलत हो रहा है तो आप इनको देख लीजिएगा। तो क्या मैंने जो ऑडिटर है, एज एन ऑडिटर मैंने उन चीजों को कंसिडर करा है, उन पर मैंने क्या स्टेप्स लिए वो भी हमें सब इसमें लिखने होते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लॉज नंबर 11। आगे देखते हैं। हाँ जी, तो अब अपने बहुत एकदम स्मॉल स्मॉल क्लॉजेस बचे हैं, ज्यादा उनमें कंटेंट भी नहीं है, आराम से तो अपने कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट अपना क्लॉज क्या है? क्लॉज नंबर 12। किस बारे में बात करेगा? ये निधि कंपनी के बारे में बात करेगा।
क्या है ये? Whether the निधि company has complied with net own funds to deposits in the ratio of 1:20 to meet out the liability, मतलब उन्होंने अपने 1:20 का रेशो मेंटेन किया है कि नहीं किया है. Whether the निधि company is maintaining 10% unencumbered term deposits, unencumbered क्या होता है, मतलब जिन पे कोई चार्ज नहीं, एकदम फ्री डिपॉजिट्स जो होते हैं ना, क्या हमने वो 10% मेंटेन करे हैं एज पर द निधि रूल्स, तो वो भी हमें लिखने होंगे. Whether there has been any default in payment of interest on deposits or repayment thereof, मतलब हमने कोई डिफॉल्ट किया है क्या इंटरेस्ट पे करने में, रीपेमेंट करने में, तो वो भी हमें इसमें मेंशन करना होगा. देखो निधि कंपनी से जनरली क्वेश्चन आते नहीं, बहुत कम आते हैं, हो सके तो एमसीक्यू में आ जाए. मेन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में मैंने तो मतलब हार्डली इट कम्स. तो इसके बस जो मेन चीजें 1:20, 10%, अनएनकम्फर्ड डिपॉजिट, रीपेमेंट और पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का डिफॉल्ट, इस तरह की चीजें आप इसे याद कर लेना ताकि आप एमसीक्यूज को आराम से सॉल्व आउट कर सको. नेक्स्ट क्लास के ऊपर चलते हैं. हाँ जी, नेक्स्ट क्लॉज क्या है अपना? क्लॉज नंबर 13. किस बारे में बात करते हैं? वेदर ऑल ट्रांजेक्शंस विद द रिलेटेड पार्टीज आर इन कंप्लायंस विद सेक्शन 177 एंड 188 ऑफ द कंपनीज एक्ट. सिंपल सी बात बोल रही है कि आपके रिलेटेड पार्टी के ट्रांजेक्शन 177 और 188 से कंप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. बहुत सिंपल सा क्लॉज है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं. हाँ जी, नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं. क्लॉज नंबर 14. Whether the company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business, मतलब क्या कंपनी के पास इंटरनल ऑडिटर है, मतलब खुद का उनके इन हाउस टीम है या नहीं है. Whether the report of the internal auditor for the period under audit were considered by the statutory auditor, मतलब जो भी इंटरनल ऑडिटर ने हमें रिपोर्ट बना के दी उसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर को कंसिडर करनी होती है. उसी के बेसिस पे वो आगे चल के अपने जो भी उसको अपने ऑडिट में चेकिंग करनी होती है, प्रोसीजर्स लगाने होते हैं, वो लगाते हैं. ऐसे नहीं कि भाई इंटरनल ऑडिटर है तो छोड़ा अपन अपने हिसाब से देखेंगे, भाई उसकी रिपोर्ट को भी तो पढ़ लो, हो सकता है उसने कुछ मेन इश्यूज में निकाले तो हमें उसकी रिपोर्ट को कंसिडर करना होता है. देन अपने पास कौन सा क्लॉज आ गया? क्लॉज नंबर 15. Whether the company has entered into any non-cash transactions with the directors or persons connected with him, and if so, whether the provisions of section 192 of the Companies Act have been complied with. बहुत सिंपल सी बात बोल रहे हैं. देखो 192 इस बारे में बात करता है कि आप कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन अपने डायरेक्टर्स के साथ नहीं कर सकते, और अगर किया है तो उसके कुछ अप्रूवल्स होते तब जाकर के आप कर सकते हो. तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि क्या हम इस तरह की कोई भी नॉन कैश ट्रांजेक्शन में एंटर कर रहे हैं क्या, और एंटर कर रहे हैं तो क्या हमारे पास अप्रोप्रिएट अप्रूवल है, तो वो सब चीजों के बारे में हमें अपने रिपोर्टिंग में करनी होती है. नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं. हाँ जी, नेक्स्ट क्लॉज आता है अपना क्लॉज नंबर 16, एनबीएफसीज. किस बारे में बात करते हैं? Whether the company is required to be registered under section 45I of the RBI. सबसे पहले तो यही हो गया, 45I में रजिस्टर्ड होने की जरूरत है या नहीं है. Then whether company has conducted any NBFC or housing finance activities without having valid certificate of registration, मतलब विदाउट COR आपने जिससे की एक्टिविटीज करी तो उनको भी आपको रिपोर्ट करना होगा. Then whether the company is a CIC as defined in regulation made by RBI, if so, whether it continues to fulfill the criteria, and in case company is an exempted or unregistered CIC, whether it continues to fulfill such criteria. अब देखो थोड़ा सा CIC को लेके यहाँ पे स्पेसिफिक इन्होंने प्रोविजन डाले. CIC क्या होता है क्या नहीं होता है ये अपन एकदम NBFC में समझेंगे. यहाँ पे बस आप इतना सा समझ लो कि अगर आप एक CIC हो तो उस केस में कुछ कंडीशंस होती है कि आप उनको फुलफिल कर रहे हो, और अगर अनएग्जाम हो क्या एग्जाम्प्टेड सीआईसी हो तो इस केस में क्या आप उसको भी फुलफिल कर रहे हो क्या. मतलब देखो दोनों ही केस में यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप या तो सीआईसी हो या फिर आप एग्जाम्प्टेड सीआईसी हो तो क्या आप दोनों ही केसेस में जो भी आपके कंडीशंस हैं उन्हें रेगुलरली ऑल टाइम फुलफिल कर रहे हो नहीं कर रहे हो. इतनी सी बात इसमें यहाँ पे लिखी हुई है. देन क्या है? whether the group has more than one CIC as part of group, if yes indicate number of CICs. देखो थोड़ा CIC को लेकर उन्होंने स्पेशल प्रोविजंस डाले हैं. नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपके ग्रुप में एक से ज्यादा CIC है तो ऐसे केस में आपको नंबर ऑफ CICs मेंशन करने होंगे. ठीक है, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं. हाँ जी, नेक्स्ट क्लॉज क्या है अपना? क्लॉज नंबर 17. क्या बोल रही है? whether the company has incurred cash losses in the financial year and in the immediate preceding financial year, if so state the amount of cash losses. मतलब हमें बेसिकली इसमें कैश लॉसेस हमने रिपोर्ट करने होते हैं करंट साल के प्रीवियस साल के भी. अब देखो इस क्लॉज को मैंने कैसे याद रखा था? देखो ये क्लॉज नंबर 17 है. 17 पे खतरा. देखो कुछ भी तरीका हो सकता है, तो 17 पे खतरा, तो खतरा क्या हो गया भाई? कैश लॉस हो गया. तो मैंने इस तरह से इस क्लॉज को याद रखा है. आगे देखते हैं क्लॉज नंबर 18. whether there has been any resignation of the statutory auditors during the year, if so whether the auditor has taken any consideration into issues has taken into consideration the issues, objections or concerns raised by the outgoing auditors. मतलब यहाँ पे यही बोलना चाह रहे हैं कि फॉर सपोज अगर मैं नई ऑडिटर की तरह ज्वाइन हुई हूँ ड्यूरिंग द ईयर में और जो प्रीवियस ऑडिटर गया है तो ऐसे केस में मुझे उसके रीजंस देखने होंगे, जो भी उसके इश्यूज थे, जो भी इनके बीच में डिस्कशन हुए, जो भी उसके ऑब्जेक्शन थे, उन सबको कंसिडर करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि भाई वो बीच में ही ऑडिट को छोड़ के क्यों गया है. ठीक है, आगे देखते हैं हम.
क्लॉज नंबर 19 क्या बात करता है ये? ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल रेशियोज, aging and expected dates of realization of financial assets and payment of financial liabilities, other information accompanying the financial statements, the auditor's knowledge of the board of directors and management plans, whether the auditor is of the opinion that no material uncertainty exists as on the date of the audit report, that company is capable of meeting its liabilities. नीचे क्या लिखा है? Existing at the date of the balance sheet as and when they fall due within a period of 1 year from the balance sheet date. मतलब यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि आपने अपने फाइनेंशियल रेशियोज देख ली, एजिंग देख ली, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड पेमेंट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटीज देख ली, उसके बाद आपको सब चीज देखने के बाद लग रहा है कि कोई भी यहाँ पे मटीरियल अनसर्टेनिटी नहीं है कि कंपनी अपनी जो भी उनकी लाइबिलिटीज है उन्हें पे ऑफ नहीं कर पाएंगी एग्जिस्टिंग एट द डेट ऑफ बैलेंस शीट। देखो हम कारो रिपोर्टिंग क्या करते हैं, एज ऑन बैलेंस शीट डेट करते हैं, तो उसमें हमें यही बताना होता है कि जो भी हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट और जो एक साल आगे तक में इनकम होंगी उनको हम फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसकी हमें प्रोबेबिलिटी देखनी होती है। क्या हमारे पास इतने फाइनेंशियल असेट्स हैं, क्या हम टाइम पे रियलाइजेशन उनका कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, हमारी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज कितनी है और हम किस पीरियड पे किस फ्रीक्वेंसी पे उनको पेमेंट कर रहे हैं। तो इन सब चीजों का एनालाइज करने के बाद हमें देखना होता है कि हमारे जो एज ऑन बैलेंस शीट डेट हमारे जो भी फाइनेंशियल लाइबिलिटीज है और जो एक साल आगे में इनकम होंगे क्या हम उन्हें टाइम पे पे ऑफ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक अपना ये क्लॉज इस बारे में समझा रहा है। नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्लॉज क्या है हमारा? CSR का, भलाई का जमाना। क्या लिखा हुआ है इसमें? वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स द कंपनी हैज ट्रांसफर्ड अनस्पेंट अमाउंट टू अ फंड स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 क्या बात करता है? देखो उसमें बहुत सारे अलग अलग चीजें दे रखी, कहाँ कहाँ पे आप अपना मतलब ऐसे कह सकते हैं अपना पैसा लगा सकते हो टू डू योर CSR एक्टिविटीज। बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, चिल्ड्रन एजुकेशन, पुअर हेल्थ और सैनिटेशन, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। कोरोना वाला भी लिखा हुआ है कि आप कोविड फंड में भी जमा करा सकते हो। तो बेसिकली वहाँ पे अलग अलग वेज दे रखे जिससे आप अपनी CSR एक्टिविटी कर सकते हो। वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, मतलब आपकी जो अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, फॉर सपोज अगर आप एक स्कूल ही बनवा रहे हो तो वो तो आपका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हो गया, भाई उसमें तो लगेंगे अभी 2 साल आपके कम से कम। तो अगर आपके अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, मतलब जो होते हैं ना कि फंड में जमा करा दिए या फिर कोई आपने कैंपेन कर दिया, तो अगर कोई आपने इस तरीके की एक्टिविटी करी है तो उस केस में द कंपनी हैज ट्रांसफर्ड अनस्पेंड अमाउंट, मतलब जितना भी आपका अनस्पेंड अमाउंट बचा है वो एक फंड में आपने ट्रांसफर कर दिया है टू द in schedule 7 to the companies act within a period of 6 months of the expiry of the financial year in compliance with second proviso। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि आपका 31 मार्च को आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ, तो ऐसे केस में आपको विद इन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स यानी अप टू 30 सितंबर आपको जो भी आपका अनस्पेंड अमाउंट है वो फंड में ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। वेदर एनी अमाउंट रिमेनिंग अनस्पेंड अंडर सेक्शन 5 अंडर सबसेक्शन 5 और सेक्शन 135 ऑफ द कंपनीज एक्ट परसुएंट टू एनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। अब ये देखो हो गया अपना ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए, ये अदर देन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था, ये हो गया अपना ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए। has been transferred to special account in compliance with provisions of section 6 और section 135। ये बात बोलना चाह रहे हैं कि देखो आपका जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है वो ऐसा तो नहीं कि एक साल में खत्म हो जाएगा। अब अपनी ऊपर वाली कंडीशन में लिखा हुआ था कि आपका जो भी अनस्पेंड अमाउंट होगा उसे 6 महीने में आपको ट्रांसफर करना होगा, बट यहाँ तो भाई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो हो सकता है ना कि भाई मुझे तो अभी 2-3 साल लगे, तो ऐसा तो मैं कर नहीं सकती कि भाई 6 महीने से ज्यादा हो गए तो अब मैं इसे फंड में ट्रांसफर कर दूंगी। भाई फंड में ट्रांसफर कर दिया तो मैं खर्चा खासा करूंगी। तो अगर आपको कोई भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो उसके लिए जो भी आपका पैसा होता है उसे आप एक स्पेशल अकाउंट में, सेपरेट अकाउंट में रखो ताकि आप फिर वहीं से उसे यूटिलाइज कर सको, वहीं से अपने खर्चों को कर सको। तो ये बात थी अपनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, समझ में आया? अब अपना लास्ट क्लॉज बचा है क्लॉज नंबर 21। क्लॉज नंबर 21 तो मैंने आपको शुरुआत में भी समझाया था कि ये सब अपना एप्लीकेबल किस पे होता है? CFS में होता है। और ये किस बारे में बात करता है कि आपके जो बाकी के बचे 20 क्लॉजेज हैं जो कि आपकी जिन भी कंपनीज को कंसोलिडेट करके आपने CFS बनाया है, तो वो जो इंडिविजुअल आपके SFS हैं और उन SFS में आपकी कारो रिपोर्टिंग में कोई भी क्वालिफिकेशंस हैं तो आपको जो CFS की कारो रिपोर्ट जाएगी उस क्लॉज नंबर 21 में कंपनी का नाम लिखना है, क्लॉज नंबर लिखना है और फिर वो क्वालिफिकेशन लिखनी है कि भाई इस वजह से इसकी क्वालिफिकेशन है। क्या लिखा हुआ है? whether there have been any qualification or adverse remarks by the respective auditors in the Caro report of the companies included in the CFS, यानी individual SFS की बात कर रहे हैं यहाँ पे। If yes, indicate the details of the companies and the paragraph number of the Caro report containing the qualification of adverse remarks। समझ में आया अपना लास्ट क्लॉज भी? So yes, here we have completed all our 21 clauses। देखो ये नीचे के जो 2 पॉइंट्स हैं इनको भी मैं पढ़ा देती हूँ, छोटा लीजिए कुछ भी अपने हाथ से।
क्या लिखा हुआ है, where in the auditor's report the answers to any of the questions referred to in paragraph 3 is unfavorable or qualified, the auditor's report shall also state the basis for such unfavorable or qualified answer। मतलब अगर आप कोई भी क्वालिफिकेशन दे रहे हो तो उसका आपको बेसिस मतलब प्रॉपर रीजनिंग भी आपको देनी होगी। Then, where the auditor is unable to express any opinion on any specified matter, his report shall indicate such fact together with the reasons as to why it is not possible for him to give his opinion on the same। For suppose अगर कोई भी क्लॉज है जिसपे मैं मतलब एक शॉर्ट अपनी रिपोर्ट नहीं दे पा रही कि भाई ये सही है कि नहीं है, तो ऐसे केस में मुझे लिखना होगा कि भाई मैं इस पर कोई अपनी ओपिनियन नहीं दे पा रही हूँ, प्लस मुझे रीजंस भी देने होंगे कि भाई किस वजहों से मैं अपनी कोई भी ओपिनियन नहीं दे पा रही हूँ, क्या मुझे एविडेंसेस नहीं मिले या फिर कोई और रीजन है, तो वो भी मुझे स्पेसिफाई करना होगा। तो देखो दो केसेस आ गए यहाँ पे, अगर क्वालिफिकेशन है तो उसकी रीजंस भी दो, और अगर आप कोई भी रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हो किसी भी क्लॉज के लिए तो उसके भी रीजंस दो कि भाई क्या रीजंस है जिस वजह से आप अपनी कोई भी रिपोर्टिंग नहीं कर पा रहे हो। तो नाउ फाइनली वी हैव कंप्लीटेड आवर कार्य इन एवरी सेंस, मतलब जो भी मॉड्यूल में लिखा हुआ था सब कुछ अपन ने पढ़ लिया। बहुत ही ज्यादा सिंपल था, कुछ क्लॉज नंबर्स को याद करने के मैंने मतलब होता है ना छोटे ट्रिक्स कि भाई हमेशा दिमाग में रह जाए, तो वो छोटे ट्रिक्स भी मैंने आपको बता दिए, आपको समरी भी बनवा दी। तो ये होता है ना अपना फुल पैंट वाला एकदम बढ़िया वाला अपना रिवीजन हो चुका है जिसमें अपन ने इन डिटेल समझ के बात कर ली। सो आई होप आप लोग को मजा आया होगा। तो देखो मैंने जो अपना प्रीवियस रिवीजन डाला था उसमें मैंने बोला था कि यार 30 लाइक्स तो बनते हैं ना, वीडियो पे इतनी मेहनत लगती है और फिर आप लोग लाइक नहीं करते हो ना तो बिल्कुल मतलब मन नहीं करता यार वीडियो बनाने का, तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन चाहिए। तो इस वाले वीडियो पे मतलब कारो का है और स्पेशल रिक्वेस्ट पे मैंने ये बनाया है। तो छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट, बहुत छोटी छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से कि यार इस वाले वीडियो पे 50, ज्यादा नहीं 50 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, 50 ओनली 50 के नहीं 50 का अपन टारगेट रखते हैं कि यार इतने लाइक्स तो मुझे दोगे ना आप लोग। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, छोटी सी बात है, मान जाना। तो आई होप आप लोग मेरी बात को मानोगे, और हाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको ऑब्वियसली इससे बेनिफिट मिला होगा। तो आई होप सो कि आपको मिला होगा बेनिफिट, एंड बेनिफिट मिला हो तो एक कमेंट करके मुझे बता देना कि कैसा लगा। एंड अपने जूनियर्स के साथ अपने कॉलीग्स के साथ भी शेयर करना था कि उनको भी सेम बेनिफिट मिल सके। आपको ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। एंड इसी तरह से आप अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए। माई बेस्ट विशेज आर विथ यू। एक महीने से भी कम का बच्चा एकदम फोड़ दो जाकर के एग्जाम्स को। सो हियर फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, हियर दिस इज सी एन गुप्ता। टाटा बाय बाय।